वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो हम यानी कवर करेंगे, यानी पूरे चैप्टर का एक तरह से हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Who was the first one to propose a model for the structure of an atom? यानी वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रपोज किया था, प्रपोजल लेके आए थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के लिए, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये बताने का प्रयास किया था सबसे पहले। तो उन साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। तो वैसे तो आप क्लासेस वगैरह में काफी बार ये चीज पढ़ चुके हैं, फिर भी जान लेते हैं उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था जे थॉमसन। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैनाल रे एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये जो आंसर है इसका नाम है ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है? ई गोल्डस्टीन। और हाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक के आधार पे जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के मास के बारे में बात की जा रही है। वॉज अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग कितना था, टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी आपको यह बताना है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितने गुना था, कितने टाइम्स था। अप्रोक्सीमेटली है ना, लगभग, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ सबसे, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 2000 टाइम्स। यानी आप यहाँ पे क्या भर देंगे? 2000 है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप यानी कि एक एक्सरसाइज की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। पूरे चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डॉट डॉट डॉट, यानी ये ब्लैंक स्पेस है, फिर कह रहा है डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में विभिन्न डिफरेंट कंपटीशंस में भी ये आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बनते रहते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने? तो इनका नाम है भाई जे थॉमसन। फिर से वही साइंटिस्ट जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who proposed the model of an atom like a Christmas pudding? किसने मॉडल प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था या प्रपोज किया था किसका? एटम का, लाइक ए क्रिसमस पुडिंग। यानी किसने कहा था कि जो एटम होता है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो और कोई नहीं थे बल्कि थे हमारे फिर से वही जे थॉमसन साहब ने ऐसा कहा था। यानी बिल्कुल एक एक पॉइंट जिस तरह से आपके मॉडल में बातें की गई हैं ठीक उसी तरह से हम चलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which atomic model support this statement atom is solid? यानी कौन सा कह सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इस बात को सही साबित करता है या इस बात का सपोर्ट करता है कि एटम क्या था, एक सॉलिड था। तो देखिए जे थॉमसन ने कहा था कि वो क्रिसमस पुडिंग लाइक होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है ना, एक केक हो गया, बीच बीच में ये सीड्स वगैरह आप समझ लीजिए या ड्राई फ्रूट समझ लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो यानी इस तरह से इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट करता है? तो बाकी ने क्या कहा था कि भाई न्यूक्लियस सॉलिड होता है और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वहां पे मूव करते रहते इस टाइप का। लेकिन इन्हों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आज की डेट में ये बात सही नहीं है, वो हकीकत है, लेकिन आप समझिए उन्होंने जब ये थ्योरी दी थी तो उस टाइम के हिसाब से ये चीज स्टेटमेंट सही था। चलिए, एटम इज सॉलिड, तो इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा हो सकता है? तो फिर से वही है जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है। ड्राई फ्रूट्स, अब आप समझ चुके हैं कि भाई ड्राई फ्रूट्स अभी अभी हमने बात की थी है ना क्रिसमस पुडिंग की, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल कौन से एक्सपेरिमेंट से रिलेट करती है? तो ये करती है भाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल सीट पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है डिस्क्रीट ऑर्बिट, तो इसके बारे में बात की थी किसने? बोहर, नील्स बोहर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इन सब चीजों को फिर से मिलाना है, यानी कि आपकी एक तरह से रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। क्या होगा उससे? चीजें आपको याद आती चली जाएंगी। चलिए क्या है? वाटरमेलन। तो भाई जिसने कहा था क्रिसमस पुडिंग उसने इसकी कंपैरिजन वाटरमेलन से भी की थी, तो ये और कोई नहीं थे बल्कि थे हमारे थॉमसन साहब। चलिए, अल्फा पार्टिकल, अब आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल किस पे फॉल कराए गए थे? रदरफोर्ड मॉडल में गोल्ड फॉयल सीट पे
पास कराए गए थे या हिट कराए गए थे, तो वो थे रदरफोर्ड। और के सेल, एल सेल, एम सेल, इनका जिक्र कहाँ आया, तो ये आया नील्स बोहर के मॉडल में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां से रिलेट कर सकते हैं, है ना, उस चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्कवर प्रोटॉन, भाई किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन का, हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन का, तो ये है मिस्टर रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस ऑफ, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में जो यूज हुए थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है कि उनको किसके इक्विवेलेंट, किसके न्यूक्लियस, यानी किस एलिमेंट के न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वो कौन था एलिमेंट, भाई उसका नाम था हीलियम। सही आंसर क्या है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल्स आर चार्ज, अब आपको बताना कि भाई चार्ज आप बता सकते हो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, या एक वर्ड और वहां पे आया था आपको अगर याद हो तो, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि हाउ डीपली यू हैव स्टडीड द एनसीईआरटी बुक। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये डबली चार्ज है, डबली पॉजिटिव चार्ज है, वो बात ठीक है, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज भी लिख सकते हैं आप, डबली चार्ज ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड सेलेक्टेड ए फॉइल, ठीक है, रदरफोर्ड ने एक फाइल सेलेक्ट की थी, किसकी की थी वो नहीं पता अभी, बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज ए लेयर पॉसिबल, यानी कि उन्होंने गोल्ड की सीट सेलेक्ट की थी। ये वर्ड आप बार बार सुन चुके हैं, ठीक है, क्यों की थी, क्योंकि भाई जितनी पतली से पतली सीट हो सके वो बना सके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, गोल्ड का ही सिलेक्शन किया था, गोल्ड फाइल का सिलेक्शन उन्होंने किया था, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल्ड फाइल यूज इन द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वाज अबाउट, यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉयल सीट यूज की गई थी वाज अबाउट, वो थी लगभग एटम्स थिक। कितनी थिक थी वो, यानी कितने एटम्स उसमें थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, 1000 एटम्स थे उसमें। कितने थे, 1000 एटम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक ये है ना डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है, तो कह रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो ज्यादातर पार्टिकल थे, यहाँ पे आपको फोकस करना है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जो ज्यादातर पार्टिकल्स थे उनके बारे में बात कर रहा है। डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, यानी वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक। दूसरा पास थ्रू, पास हो गए थे, गुजर गए थे वहां से। रीबाउंड, यानी कि वापस जहां से गए थे वहीं उसी, मतलब इधर जा रहे थे और इसी डायरेक्शन में फिर वापस आ गए। नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा पास थ्रू। क्या हो जाएगा, पास थ्रू। और यहां पे भी आप देख पा रहे हैं जितने पार्टिकल, देखिए ये पार्टिकल दिख रहे हैं जाते हुए, और ज्यादातर इधर पास होके बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पास थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ रीबाउंड पार्टिकल्स वाज, जो पार्टिकल रीबाउंड होके यानी इधर गए फिर इसी डायरेक्शन में वापस आ गए, है ना, पहले वो क्या करे, पहले आगे गए फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, तो उनके ये जो है ना आने जाने के पाथ में जो एंगल था, ये कितना एंगल था, 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, या 360 डिग्री था, तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ द एटम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, एटम का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है न्यूक्लियस से, क्या ये बात सही है? तो देखिए अभी तक हमने केवल 2 मॉडल पढ़े हैं, एक न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है, और होता भी हकीकत में यही है। द साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, तो बिल्कुल ये बात सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन्स डॉट 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 अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ। अब आप समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड, किसी के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, इन ए पाथ, यानी कि वो क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, और किस पाथ में घूमते हैं, है ना, सर्कुलर, किस टाइप के पाथ में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, और यहां पे हो जाएगा उस पाथ की ट्रेजेक्टरी कैसी है, किस टाइप की शेप में घूमता है, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे खुद, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं वो, ठीक है, समझ में आ चुकी है बात आपको। चलिए, यानी आप इसको फिल करके तब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो और भी अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रदरफोर्ड मॉडल हैज नो ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल का कोई ड्रॉबैक ही नहीं था। तो क्या ये सही बात है? जी नहीं, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक भी थे, और ड्रॉबैक क्या थे? ठीक है, तो देखो भाई, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, वो कैसे, उनको एनर्जी कहां, क्यों नहीं लूज हो रही है उनकी, ये कहां से उनको एनर्जी मिलती जा रही है। तो इस टाइप की कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया था, तो ये उनके ड्रॉबैक थे। तो यानी आप कह सकते हैं कि भाई उसमें ड्रॉबैक थे, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो डिस्कवर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की देख चुके हैं, प्रोटॉन की देख चुके हैं, अब है टर्म किसका? न्यूट्रॉन का। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन है, तो ये है हमारे चैडविक साहब, जे चैडविक इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ये तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स हैज सेम मास एज ऑफ प्रोटॉन, कह रहा है कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है, लगभग उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का होता है। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है इसका? ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, यानी केवल कुछ ही चुने हुए स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज, जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, यानी वही अलाउ होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना पाथ फॉलो कर ले कि मैं यहाँ पे घूमूंगा, मैं यहाँ पे घूमूंगा, है ना। जैसे भाई ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन कहने लगा कि भाई मैं तो इस रास्ते में घूमूंगा, दूसरा कहने लगा नहीं भाई मैं इसमें घूमूंगा, तीसरा कहने लगा मैं इसमें घूमूंगा, ठीक है, चौथा के कहने लगा नहीं मैं तुम्हारे दोनों के बीच में घूमूंगा। तो ऐसा है क्या? नहीं, कुछ ही पर्टिकुलर फिक्स सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे वो रिवॉल्व कर सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या हो जाएगा? ट्रू, है ना। कुछ ही सर्टेन क्या कहते हैं ऑर्बिट्स में अलाउ किया जाता है, ऐसा नहीं हर जगह कोई भी अपनी मर्जी से घूमने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जबकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी नहीं करते हैं। अब यहां पे देखिए, तो क्या ये बात सही है? वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में करेंगे तब वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, तो ये बात सही है। ठीक है, तो भाई देखो, उन्होंने कहा था कि भाई जब रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो वो तो एनर्जी रेडिएट करेंगे और एनर्जी लूज भी होगी, वो न्यूक्लियस में गिर पड़ेंगे, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन नील्स बोहर ने यह कहा कि भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमेंगे तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, तब कहा है उन्होंने दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हमको नील बोर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो यानी उसी ने ये शब्द का यूज किया था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना। रदरफोर्ड ने तो वर्ड ही यूज नहीं किया था, तो आप समझ जाइएगा कि किसके स्टेटमेंट के आधार पर हमें आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स में, यानी किस में कितने जाने, के में कितने जाएंगे, एल में कितने जाएंगे, एम में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय, ये सजेशन कितने किया था, किसने सजेस्ट किया था ये चीज की ऐसा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोहर एंड बरी। ठीक है, ध्यान रखना है नाम दोनों का लिया जाएगा, बोहर एंड बरी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर भाई ऑप्शन में बोहर बरी इनमें से एक करना चाहे तब आप बोहर लगा सकते हैं, लेकिन है ना, नहीं तो आप क्या करेंगे, बोहर एंड बरी दोनों का ही नाम आपको सजेस्ट करना पड़ेगा वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी सेल इज गिवन बाय। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, के में, एल में, एम में। ठीक है, इस टाइप से एन एनर्जी सेल इज गिवन बाय। ठीक है, कहां से दिया जाता है, या किस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो ऑप्शन है 2n, n/2, n²/2 या 2n²। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2n²। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए दिए जा रहे हैं आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मॉडल थे, जो डायग्राम है, तो वो तो आप ही को बनाने पड़ेंगे वहां पे, है ना। ठीक है, तो डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे और थ्योरी वगैरह जो आती है वो सब आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। हाँ, वो थ्योरी को रिमेंबर करने के लिए उसमें कोई कॉन्सेप्ट वीक ना हो जाए, इतना आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा वहां पे सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज, कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, बिल्कुल सही बात है। आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं, यानी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, उनको आप कौन से इलेक्ट्रॉन्स के ना किस स्पेशल नाम से बुलाते हो, तो सही आंसर है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम उनको
बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम की कंबाइन होने की कैपेसिटी जो होती है, जुड़ने की कैपेसिटी जो होती है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वैलेंसी, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहा जाता है इस कैपेसिटी को। चलिए, द वैलेंसी ऑफ इनर्ट एलिमेंट इज, इनर्ट जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनर्ट एलिमेंट यानी आप कह सकते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये एलिमेंट फिलहाल जितने 18 हमारी 9th की बुक में उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? द बैलेंसी, उन सब की बैलेंसी कितनी होती है? तो राइट आंसर है 0, ठीक है। कितनी होती है? 0, यानी वो कोई भी रिएक्टिविटी मोस्टली शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन स्ट्रक्चर इज ऑफ, ये एक स्ट्रक्चर आपको दी गई है, तो बताना है आपको ये स्ट्रक्चर किसकी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले ही गिनूंगा। के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यानी के सेल पूरा भरा हुआ है। एल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एल सेल भी भरा हुआ। और डेफिनेटली भाई जब के है, के बाद एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, और जब एम आया ही है तो समझ जाइएगा कि भाई एल तो फुलफिल होगा ही होगा, ठीक है। और देखिए एम में कितना है? 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यानी कि पहले वाले में 2 हो गए, दूसरे वाले में 8 हो गए, 2 और 8 10, और लास्ट वाले में हो गए 3। तो इसका मतलब कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझिए कौन सा होगा? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, एल्यूमिनियम। तो दैट इज एल्यूमिनियम। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, कौन सा एटम हो जाएगा? ये हो जाएगा दैट इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफाइन किया जाता है कैसे? द टोटल नंबर ऑफ डॉट 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 प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसको डिफाइन करते हैं हम किस तरह से बताते हैं, कैसे डेफिनेशन देते हैं? टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, किस चीज को, किस चीज के नंबर होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटॉन। आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो होते हैं प्रोटॉन्स, उनकी संख्या के आधार पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन की क्वांटिटी के बराबर होता है। नॉट पॉइंट एक आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर एटम की बात करें तो एटम होता है न्यूट्रल, तो जितने पी होते हैं उतने ही ई होते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है वो प्रोटॉन के आधार पे बेसिस पे दी गई है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स, यही आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर इज डिफाइंड एज, मास नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कह रहा है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ किस चीज का समेशन है? नंबर ऑफ किस किस के नंबर, यानी किस किस की क्वांटिटी, डॉट 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 एंड डो, यानी किन्हीं दो चीजों का समेशन होता है हमारा मास नंबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम के। इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई न्यूक्लियस में दो ही चीज रहती हैं, ठीक है, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। तो यही आ जाएगा आंसर में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और P प्लस N, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी सभी लोग जानते हैं कि भाई 2-3 टाइप के आइसोटोप होते हैं, तो 1H1 है ना, 1 वैसे इधर लिखा जाना चाहिए था, फिर भी आप समझ जाइएगा कि ये है आपका एटॉमिक नंबर और ये है आपका ऊपर वाला मास नंबर। हैव न्यूट्रॉन, यानी हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है? प्रोटियम है, तो इसके सामने आपको ये बताना है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 0 होते हैं। क्या होंगे इसमें? 0 होंगे। क्यों 0 होंगे? तो आप समझिए, ठीक। एटॉमिक नंबर दिया है 1, एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी दी है? 1। अब आप समझिए जेड की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि ये क्या दी है? P की क्वांटिटी दी है। किसकी वैल्यू दी है? P की वैल्यू दी है, ठीक। और ऊपर जो दिया है A का मतलब कितना है भाई? A की वैल्यू भी दी है 1, और A कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है P प्लस N से। किस तरह से निकाला जाता है? P प्लस N से निकाला जाता है। अब समझ करिए भाई P की वैल्यू तो 1 हो गई, तो P की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो, ये 1 रख दोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटॉप जो डिफाइन किए जाते हैं एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट
कुछ डिफरेंट भी होता है। क्या होता है? तो दैट इज मास नंबर। तो ध्यान रखना है, जब आप आइसोटॉप्स को डिफाइन कर रहे हैं तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो जैसे प्रोटियम की बात करें, ये आइसोटॉप्स हैं, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम ये हो गया 1H1, ड्यूटेरियम ये हो गया 1S2 और ट्राइटियम हो गया 1S3। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ड्यूटेरियम है। तो सपोज करो हम देखिए इस तरह से लिखते हैं H2 का फॉर्मूला, किसका? H2 का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, जिसको हम वाटर कहते हैं। कहीं कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा मिले D2O, तो ये भी वाटर का फॉर्मूला ही है। D2O आपको लिखा मिले कहीं पे तो समझ जाइए वाटर का फॉर्मूला है। लेकिन इस वाले आइसोटॉप्स की जगह ये ड्यूटेरियम वाला आइसोटॉप्स यूज हुआ है, जिसको हम भारी जल हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि भाई इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे एप्लीकेशन, यानी जो आइसोटॉप्स हैं उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कहां कहां उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी यूरेनियम का एक आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए फ्यूल, है ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलाते हैं वो एज ए फ्यूल, यानी एनर्जी वहीं से मिलती है। तो आप समझिए यूरेनियम से ही हमको एनर्जी मिलती है, उसी का ये आइसोटॉप हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एक आइसोटॉप, कोबाल्ट क्या बेटा? एक एलिमेंट है ना। हमारे 18 वाले में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, है ना। तो प्रेजेंट है, वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, 10th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट का आइसोटॉप जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, यानी आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन से क्या हो जाता है? आपने सुना होगा न्यूज चैनल पे ऐड वगैरह आते रहते हैं, कभी पुराने टाइम में आया करते थे, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो यानी गोइटर रोग हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में, गोइटर के ट्रीटमेंट में आइसोटॉप ऑफ आयोडीन यूज होते हैं। चलिए, तभी आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, है ना, नमक की थैलियों पे लिखा आता है आज की डेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, क्या है? आइसोटॉप सेम एलिमेंट के हुआ करते थे, ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। विच हैव द सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर सेम है, यानी आप कह सकते हैं कि भाई जेड की वैल्यू डिफरेंट है और मास नंबर ए की वैल्यू सेम है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बेटा हम आइसोबार्स। क्या कहते हैं उनको? आइसोबार्स। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये डायग्राम यहां पे दिया गया है, इस डायग्राम के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ऑब्जर्व द बार चार्ट एंड गिव द आंसर, एक बार चार्ट दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। नेम द एलिमेंट हुज फर्स्ट सेल इज कंप्लीट, ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसका पहला सेल कंप्लीट हो। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हीलियम दिया है, लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है, बोरोन दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है और नियोन दिया है। कुल मिला के आप कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के ये एलिमेंट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेम द एलिमेंट हुज फर्स्ट सेल इज कंप्लीट, जिसका पहला सेल कंप्लीट हो। और पहला सेल के सेल होता है, के में आ सकते हैं 2, तो 2 किस में है? देखिए आप समझ जाइए, यहाँ पे ये है ना हीलियम वाला, इसको मिला के देखिए इधर तो 2 पे जाके अटक रहा है। यानी आपको अगर ये भी याद नहीं है किसका एटॉमिक नंबर 1 था, 2 था, 3 था, तब भी इस ग्राफ के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। तो किस में है 2? तो ये हो गया आपका ये हीलियम। चलिए आंसर हो गया हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम द एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है इन विच सेकेंड सेल हैज ट्वाइस द एलिमेंट देन फर्स्ट सेल। अब देखो भाई फर्स्ट सेल खत्म हो जाता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पे, यानी के, तो के में कितने होते हैं? 2। अब कह रहा कि ऐसे एलिमेंट का बताओ नाम जिसके दूसरे सेल में, दूसरे सेल मतलब कौन सा हो गया? तो भाई दूसरे में कितना आते हैं? 8 आ सकते हैं। पहले वाले से दुगने हो, पहले वाले से दुगने मतलब पहले वाले में आए हैं 2 तो दूसरे वाले में आए 4, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 6। चलिए 6 वाले पे चलते हैं। ये देखो भाई 6 वाला कहां पे जाके मिलेगा? कार्बन पे। तो क्या करना है? उसका नाम क्या है? कार्बन। तो इस तरह से आप डायग्राम को देख के आंसर दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्रॉम लिथियम टू नियोन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए तो कह रहा हाउ डज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्रॉम लिथियम टू नियोन। अब आपको कहां से कहां देखना है? बस यहां लिथियम से देखना है और कहां तक देखना है? नियोन। तो यानी यहां की चीजें देखनी है, इससे नीचे की चीजें आपको नहीं देखनी है। चलिए अब खुद देखिए,
हाइड्रोजन में था 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें था 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला सेल यहाँ पे क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब देखिए जब दूसरे सेल की बारी आई, एल सेल की बारी आई, तो एल वाले में लिथियम में क्या है 1, बेरिलियम में क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इस तरह से। तो यानी आपको खुद देखना है 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड, यानी जैसे जैसे एक स्टेप लिथियम से नियोन की तरफ बढ़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाता है। तो हमको कहना है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स गेट एडेड टू द लास्ट ऑर्बिटल एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू नियोन। जैसे जैसे हम लिथियम से नियोन की तरफ मूव करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, या आप कहिए एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। सो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज सोन, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लिथियम में 1, बेरियम में 2, है ना, इस तरह से बेरिलियम में, है ना, इस तरह से हो गया, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, नियोन में। इस तरह से एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंप्रूव होता चलता जाता है, बढ़ता चला जाता है, या एडेड होता चला जाता है। इस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट विच हैज 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब सपोज करो भाई के में तो हो नहीं सकते 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं कि भाई के तो में हो नहीं सकते, एल में होंगे। अब एल में होंगे तो भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं। अब एल में ही हमने क्यों लिया, ठीक है, आप सोचिए हमने एल में ही क्यों लिया, तो भाई देखो ये 2 से 10 तक है, तो पहले 2 को तो निकाल ही दो भाई, ये सेल तो हो गया फुलफिल, है ना। अब 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, देखो इसमें होगा 1, इसमें होंगे 2, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 4, इसमें होंगे 5, इसमें होंगे 6 और इसमें होंगे 7, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा फ्लोरीन। इससे पहले भी हमने देखा था भी, है ना, यहाँ पे देखो फ्लोरीन में कितने थे 7 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है इसका, एलिमेंट्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के सेल, कौन से सेल में, के सेल में। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, भाई के सेल तो पहला ही वाला होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1, हीलियम के पास 2, तो ये हो गया 2, है ना, सीधे सीधे आंसर हो गया। तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। चलिए, तो ये एक तरह से आपका चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन था। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। थैंक यू।